थर्मल इंजीनियरिंग का हम लोग आज यूनिट 2 पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन गैस एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का संपूर्ण प्रश्नोत्तर संग्रह, जिसमें शॉर्ट लॉन्ग ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर थर्मल इंजीनियरिंग के अनुसार तैयार की गई है। आंसर क्वेश्चन ही रहेंगे। यूनिट 2 है ये, हम लोग यूनिट 1 पढ़ चुके हैं। मुख्य विषय क्या है इसमें? बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक, गैस कांस्टेंट, गैस इक्वेशन, सिंपल प्रॉब्लम, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, जूल्स एक्सपेरिमेंट, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केल्विन प्लैंक क्लासिस स्टेटमेंट, कार्नोट साइकिल एंड हीट इंजन, परपेचुअल मोशन मशीन। शॉर्ट आंसर है फर्स्ट। बायल्स लॉ क्या है? बायल्स का नियम कहता है कि नियत तापमान पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब जो होता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि तापमान समान रहे, यानी P1 V1 बराबर P2 V2 या P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1, तभी ना व्युत्क्रमानुपाती होगा। चार्ल्स लॉ क्या बताता है? चार्ल्स लॉ नियम कहता है कि नियत दाब पर गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। सेम चीज आ गया इसमें, मेरे ख्याल से दोनों बातें एक हो गई। नहीं, यहाँ बायल्स लॉ था, यहाँ चार्ल्स लॉ है। नियत दाब पर, वहाँ नियत ताप था, यहाँ नियत दाब है, और आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। वहाँ ताप समान था और आयतन जो है दाब के समान व्युत्क्रमानुपाती था, जबकि यहाँ दाब समान है, आयतन उसके तापमान के समानुपाती है। नियत दाब पर आयतन गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है, यानी B1 बटा T1 बराबर B2 बटा T2 या B1 T2 बराबर T1 B2। पक्षांतर करेंगे जब तो ये B1 T2 हो जाएगा बराबर B2 T1 हो जाएगा। ये समानुपाती है, वहाँ व्युत्क्रमानुपाती था, इसलिए V1 T1 और P1 V1 और V2 हो गया था। गै-लुसाक का नियम क्या कहता है? गै-लुसाक का नियम कहता है कि नियत आयतन, यहाँ आयतन नियत हो गया। तीनों लॉ जो है अति इम्पोर्टेंट है, मिस्टेक भी हो सकता है बड़ों से, इसलिए कंफर्म रहना चाहिए। गै-लुसाक का नियम में होता है, ये लास्ट में है, तो आयतन इसमें समान रहेगा। तो नियत आयतन पर गैस का दाब उसके आयतन के समानुपाती होता है, यहाँ समानुपाती होगा। यहाँ भी समानुपाती था, पहले वाले में व्युत्क्रमानुपाती था। अब हम क्या लोग देखेंगे, गै-लुसाक का जो नियम है, यहाँ आयतन नियत है और वहाँ क्या था, दाब नियत था। पहले वाले में क्या था, यहाँ तापमान, यानी पहले में तापमान, दूसरे में दाब और तीसरे में आयतन। पहले दूसरे में समानुपाती, पहले में व्युत्क्रमानुपाती, दूसरे तीसरे में समानुपाती, यानी P1 बटा R1 बराबर P2 बटा T2। यहाँ R1 नहीं T1 रहेगा। ऊपर लिखा फ्रैक्शन P1 अपान फ्रैक्शन T1 बराबर P2 बटा T2, यानी नियत आयतन पर गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है। आयतन नियत रखेंगे तो दाब और ताप एक दूसरे के समानुपाती होंगे, बस यही इतना याद रखना है। इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं, P1 T2 बराबर P2 T2, P1 T2 बराबर P2
T1 ऐसा करेंगे। यहाँ R1 नहीं T1 रहेगा। तो P1 बटा T1 बराबर P2 बटा T2 लास्ट। समानुपाती में क्या होता है कि P और P दोनों तरफ ऊपर रहेंगे और T दोनों तरफ नीचे रहेंगे। P1 इज इक्वल टू अनुक्रमानुपाती P2 के हो जाएगा और व्युत्क्रमानुपाती में नीचे चला जाएगा P2। बस इतना अंतर है। अगला है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R वह नियतांक है जो सभी आदर्श गैसों के लिए समान होता है। PV बराबर RT। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। dQ बराबर डेल्टा U प्लस W। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, यह उन प्रणालियों के लिए प्रयोग होता है जिसमें द्रव्य लगातार प्रवाहित होता है, जैसे टरबाइन, नोजल आदि। Q माइनस W बराबर डेल्टा H प्लस B स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z GZ। केल्विन प्लैंक का कथन क्या है, किसी भी ऊष्मा इंजन द्वारा केवल एक ही ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे पूर्णाकार में परिवर्तित करना संभव है। केल्विन प्लैंक का कथन क्या है, किसी भी ऊष्मा इंजन द्वारा केवल एक ही ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे पूर्णाकार में परिवर्तित करना संभव है। क्लासिस का कथन क्या है, ऊष्मा स्वतः ही निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। कार्नोट साइकिल क्या है, कार्नोट चक्र एक आदर्श ऊष्मा इंजन चक्र है जो अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। यह 4 प्रक्रियाओं पर आधारित है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। परपेचुअल मोशन मशीन क्या है, ऐसी काल्पनिक मशीन जो बिना ऊर्जा इनपुट के निरंतर कार्य करती रहे उसे परपेचुअल मोशन मशीन कहते हैं। यह थर्मोडायनेमिक्स के नियमों का उल्लंघन करती है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखेंगे बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैर-ल्यूसैक को संयोजित करके सामान्य गैस समीकरण व्युत्पन्न करें। तीनों नियमों को मिलाने पर हमें मिलता है PV बराबर RT। यह समीकरण सभी गैसों पर लागू होता है, सभी आदर्श गैसों पर लागू होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बंद प्रणाली के लिए समझाइए, क्लोज सिस्टम के लिए। तो क्लोज सिस्टम में द्रव्य निश्चित रहता है पर ऊर्जा का आदान प्रदान संभव होता है। द्रव्य जो होता है निश्चित रहता है, ऊर्जा का आदान प्रदान संभव होता है, फर्स्ट लॉ कहलाता है। Q बराबर डेल्टा U प्लस W। Q जहाँ है ऊष्मा की उस आपूर्ति की गई ऊष्मा, डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, UW कार्य है। यह सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। क्लोज सिस्टम। केल्विन प्लैंक क्लासियस कथनों को समझाइए और बताइए वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एक ही ऊष्मा स्रोत से पूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदलना असंभव। क्लासियस स्टेटमेंट, ऊष्मा स्वतः ठंडे शरीर से गर्म शरीर में प्रवाहित नहीं हो सकती, या ठंडे जगह से गर्म जगह में प्रवाहित नहीं हो सकती। दोनों कथन एक दूसरे के पूरक हैं और सेकंड लॉ के समान परिणाम दर्शाते हैं। कार्नोट साइकिल की प्रक्रियाओं को चित्र सहित समझाइए। कार्नोट साइकिल में 4 आदर्श प्रक्रियाएं होती हैं। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन 1 से 2, गैस स्थिर ताप पर फैलती है और ऊष्मा ग्रहण करती है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तापमान घटता है और कोई ऊष्मा विनिमय नहीं। इसमें चित्र सहित समझाना था तो हमें लगता है 1 और 2 जो है चित्र है, बाद में देखेंगे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, गैस स्थिर ताप पर फैलती है और ऊष्मा ग्रहण करती है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन 2-3, तापमान घटता है और कोई ऊष्मा विनिमय नहीं होती। आइसोथर्मल कंप्रेशन जो है गैस को
स्थिर ताप पर संपीड़ित किया जाता है, ऊष्मा त्याग करती है। एडियाबैटिक कंप्रेशन जो है तापमान बढ़ता है, कोई ऊष्मा विनिमय नहीं। कार्नोट की दक्षता जो है एटा बराबर 1 - T2/T1। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का व्यवहारिक उपयोग बताइए। यह समीकरण उन उपकरणों पर लागू होता है जहां द्रव्य लगातार प्रवाहित होता है। टरबाइन, नोजल, पंप, बॉयलर, कंडेंसर। इससे ऊर्जा का संतुलन ज्ञात कर कार्य या दक्षता की गणना की जाती है। ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सीमाएं क्या है? यह केवल ऊर्जा के संरक्षण को बताता है, दिशा नहीं बताता। या यह नहीं बताता कि प्रक्रिया संभव है या नहीं। इसमें ऊर्जा के रूपांतरण की सीमा का उल्लेख नहीं है, इसलिए सेकंड लॉ आवश्यक है। केल्विन प्लैंक का कथन सेकंड लॉ का व्यवहारिक रूप क्यों है? क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि कोई भी इंजन 100% दक्ष नहीं हो सकता, कुछ ऊष्मा हानि हमेशा होती है। यही व्यवहारिक अनुभव, इसलिए यह सेकंड लॉ का व्यवहारिक रूप है। हीट इंजन की दक्षता एफिशिएंसी किन बातों पर निर्भर करती है? हीट इंजन की दक्षता ताप स्रोत T1 और ताप सिंक T2 के तापमान पर निर्भर करती है। एटा बराबर 1 - T2/T1। परपेचुअल मोशन मशीन असंभव क्यों है? क्योंकि यह फर्स्ट या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उल्लंघन करती है। कोई भी मशीन बिना ऊर्जा इनपुट के निरंतर कार्य नहीं कर सकती। कार्नोट साइकिल को आदर्श चक्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह घर्षण रहित पूर्णतः प्रत्यावर्ती प्रक्रियाओं पर आधारित है और किसी भी इंजन की अधिकतम संभव दक्षता का मानक प्रदान करता है। प्रत्यावर्ती मतलब रिवर्सिबल प्रक्रियाओं पर आधारित है, घर्षण रहित है ना, इसीलिए। कार्नोट को आदर्श चक्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह घर्षण रहित पूर्णतः प्रत्यावर्ती रिवर्सिबल प्रक्रियाओं पर आधारित है और यह किसी भी इंजन की अधिकतम संभव दक्षता का मानक प्रदान करता है। इतना ही हम लोग पढ़ेंगे आज। अगला यूनिट अगले लेक्चर में। थैंक यू। और यहाँ कार्नोट की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाना था, तो इसमें कुछ नहीं है। 1 से 2 मतलब 1 से 2 की ओर विस्तार होता है इसका। तो इसमें क्या होता है, कार्नोट में 4 आदर्श प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। 1 से 2 की ओर गैस स्थिर ताप पर फैलती है, ऊष्मा ग्रहण करती है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन 2 से 3 की ओर होता है, तापमान घटता है, कोई ऊष्मा विनिमय नहीं। आइसोथर्मल कंप्रेशन 3 से 4 की ओर गैस की ओर स्थिर ताप पर संपीड़ित किया जाता है, ऊष्मा त्याग करती है। चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन 4 से 1 की ओर होता है। फिर 3 से 4 के बाद 4 से 1 तापमान बढ़ता है, कोई ऊष्मा विनिमय नहीं। कार्नोट की दक्षता जो होती है वो एटा बराबर 1 - T2/T1 होता है। धन्यवाद।